स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। तो साथियों आज हम समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक नेतृत्व के सिद्धांत द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि नेट जेआरएफ के अंदर यहाँ पे कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। एक से दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आपसे सीधे ये पूछेगा कि ये थ्योरी किसने दी, ठीक है ना, ये सिद्धांत किसने दिया, लीड नेतृत्व का ये सिद्धांत किसने दिया। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दो क्वेश्चन आएंगे जहां तक मुझे लगता है। एक तो सिद्धांत के बारे में पूछ लेगा कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना, सिद्धांत किसने दिया। एक क्वेश्चन ये पूछेगा और दूसरे क्वेश्चन में एक तरफ सिद्धांत होंगे, चार सिद्धांत होंगे 1 2 3 4, और एक तरफ आपके थिंकर होंगे, ठीक है ना, थिंकर होंगे। कौन होंगे? एक तरफ थिंकर्स होंगे, थिंकर्स। तो वो भी 2 3 4 थिंकर्स होंगे और इसमें आपस में मिलान करना आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें दो क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये तो रही नेट जेआरएफ की बात कि नेट जेआरएफ में कितने क्वेश्चन आएंगे, और आपका पीजीटी में भी इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना। मैंने जो लास्ट ईयर्स के मैं जितने भी देखता हूँ क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, तो उसमें इसी तरह का पैटर्न इन्होंने बना रखा है। तो आज हम समझेंगे कि नेतृत्व का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों आप लोगों में से जो भी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ पीजीटी, ठीक है, और बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनके पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। मेरा नंबर है 7838280505, ठीक है। मैं CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर में VSSD कॉलेज के अंदर में क्या हूँ, आपका रिसर्च स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, ठीक है ना, रिसर्च स्कॉलर हूँ। और आप लोगों को अगर कोई सजेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सब महत्वपूर्ण लेक्चर, नेतृत्व के सिद्धांत। तो दोस्तों एक पहले नेतृत्व के बारे में हम समझते हैं कि नेतृत्व क्या होता है, ठीक है ना। लीडर, अगर हम नेतृत्व नेतृत्व दोस्त में एक शब्द छुपा हुआ है, नेता, ठीक है ना, नेता, ठीक है। और अगर इंग्लिश में देखते हो तो लीडरशिप में लीडर। अब ये कौन होता है, लीडर कौन होता है, नेता कौन होता है? दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सीधे प्रत्यक्ष में देखें तो हम जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल के जो होते हैं, सदस्य होते हैं, हम उनको नेता समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। लीडर का मतलब वो होता है जो नेतृत्व करता है, जो निर्देश देता है, जो एक संगठन के अंदर पहला आदमी हो सकता है, ठीक है ना। वो समन्वय करता है, वो तालमेल बिठाता है, वो उद्देश्य निर्णय निर्माण करता है, उन निर्णयों को लागू करता है, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो उसको वो सुलझाता है, ठीक है ना। आप जैसे आप एक स्कूल ले लीजिए, है ना, स्कूल जो हो गया, इसके अंदर लीडर कौन होगा, ठीक है। कौन है जो उद्देश्यों को निर्धारित करेगा, कौन है जो उन नियमों का निर्माण करेगा, उन नियमों को लागू करेगा, और सभी के बीच में जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनके बीच में तालमेल कौन करेगा? तो वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ का नेता हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, एक प्रकार का नेता हो गया, नेता हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम एक बैंक में देखते हैं, बैंक में कौन होता है? एक मैनेजर होता है। इसका काम क्या होता है? ये
सारे जितने भी यही नियमों को लागू यही करता है, ठीक है ना। उद्देश्य जारी यही करता है, ठीक है ना। उद्देश्य जारी करेगा, ठीक है। उद्देश्यों का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, उद्देश्यों को लागू करेगा, को लागू करेगा। और क्या करेगा, समन्वय करेगा, तालमेल, नियंत्रण करेगा। इस तरह के जितने भी काम है वो मैनेजर करेगा। तो बैंक का मैनेजर क्या हो गया, एक प्रकार से आपका नेता हो गया उसका, है ना। तो आपने देखा होगा ना कि जो नेता होता है वो क्या करता है, वो पहल करता है, पहल करता है, बढ़ चढ़ के कामों में भाग लेता है ना, बढ़ चढ़ के कामों में भाग लेता है, वो निर्देश देता है ना, निर्देश देता है, वो नियम बना देता है, ठीक है, वो क्रियान्वयन करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक व्यापक है, इसमें और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इतने ही काम हो, और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो मोटी मोट पे नेता कहते हैं ना, जैसे हम लोग कई बार कोई आदमी बढ़ चढ़ के कुछ बोलता है तो हम कहते हैं तू ज़्यादा नेता बन रहा है क्या, है ना। तो वो वही चीज़ है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो हमने समझा कि मोटा मोटा समझा कि नेता क्या होता है। अब हमने समझ लिया कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, उद्देश्यों का उद्देश्य निर्धारित करे किसी संगठन के, उन उद्देश्यों को लागू करे, ठीक है, स्टाफ की भर्ती करे, उनके बीच में तालमेल बिठाए, उनके बीच में कार्यों का बंटवारा करे, उनको निर्देश दे, उन पर नियंत्रण करके रखे, ठीक है। तो ये सारी कार्यविधि नेता की होती है, ठीक है। ये सारी कार्यविधि नेता के होते हैं, ये सब नेता करता है। अब हमने मोटी मोटा समझ लिया कि नेतृत्व क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ेंगे, जरा हम समझेंगे कि भाई क्या है नेतृत्व, क्या है। तो ये J.R. टेरी, यह क्रिया है, इन्होंने इसको क्या कहा है, क्रिया कहा है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लोगों की स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। तो ये मतलब क्या है कि नेता एक ऐसा आदमी है, ठीक है ना, सॉरी, ये कहते हैं नेतृत्व एक क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति का मतलब नेता से है, कोई व्यक्ति पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनको उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। मतलब उस नेता का इतना प्रभाव होता है कि लोग स्वेच्छा से कार्य करने लगते हैं। अब अगर मान लो कांग्रेस और बीजेपी या ऐसा कोई भी दल हो, तो उसका नेता जब वो क्या करेगा, उनको अपने जो उसके अंडर में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको भाषण देता है, ठीक है ना, भाषण देता है, उनको निर्देश देता है। तो उसके नीचे वाले कार्यकर्ता क्या करते हैं, अपने स्वेच्छा से अपना कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना, कोई दबाव नहीं होता, अपनी इच्छा से वो कार्य करने लगते हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी नेतृत्व की कहीं परिभाषा आए तो जहां टैरी लिखा हो ना, टैरी, वहां पे क्रिया को ढूंढना। अगर क्रिया मिल जाए तो टैरी पे टिक लगा देना, ठीक है ना। अगर डेफिनेशन में अगर क्रिया हो तो उसको किसने दी है, टैरी ने दी है। तो टैरी क्या कहते हैं, एक प्रकार से नेतृत्व क्या है, एक क्रिया है। क्या है, नेतृत्व एक क्रिया है। चलिए दोस्तों, आर्वेटीड, नेतृत्व उन गुणों का संयोग का नाम है, ठीक है ना, जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है, और विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य, देखो स्वेच्छा से कार्य करने लगते हैं, यहाँ पे भी स्वेच्छा से कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है कि इन्होंने नेतृत्व को क्या कहा है, गुण कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है, इन्होंने नेतृत्व को गुण कहा है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो जिस व्यक्ति के पास होता है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य स्वेच्छा से कार्य करवाने के योग्य होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या है नेतृत्व। अब टीड की बात आएगी तो आप क्या ढूंढोगे, गुण। क्या ये क्या कहते हैं, ये क्या है, गुण है। चेस्टर बर्नार्ड ने नेतृत्व में तीन बातें बताई हैं, कौन कौन सी। क्या होगा, नेतृत्व में एक व्यक्ति होगा अर्थात नेता होगा, उसके अनुयायी होंगे और परिस्थितियां होंगी, ठीक है। तो ये तीन चीज जब होंगी तब नेतृत्व बनेगा। नेतृत्व में क्या क्या चीज होती हैं, एक व्यक्ति होगा, एक अनुयायी होगा और स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, ठीक है ना। तो ये इनसे मिलके वो क्या होगा, नेतृत्व तैयार होगा। व्यक्ति है लेकिन अनुयायी नहीं है तो फिर वो नेतृत्व नहीं बन सकता, ठीक है ना। किससे वो अपनी आज्ञा किससे पालन करवाएगा, ठीक है, ठीक है ना। उनके उस नेता के उद्देश्यों की पूर्ति कौन करेगा, इसीलिए अनुयायी आवश्यक है। लेकिन किंतु अगर अनुयायी है
नेता नहीं है तो भैया अनुयायी को निर्देश कौन देगा, अनुयायियों को निर्देश कौन देगा, उनके बीच में समन्वय कौन करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेता भी आवश्यक है। तो ये एक दो चीजें हो गई। उसके बाद परिस्थितियां भी बहुत आवश्यक हैं, परिस्थितियां बहुत आवश्यक हैं। अगर हम क्या बोलते हैं, आज हम अगर हम चले जाए 1952 से लेकर 1967 के बीच में चले जाए और उस समय की परिकल्पना करके देखिए, उस समय नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाला नेता था। अगर उस समय नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते, ठीक है ना, और अपनी विचारधारा लेके आते लोगों के सामने, तो क्या वो जीत पाते? नहीं जीत पाते, है ना, नहीं जीत पाते, क्योंकि परिस्थितियां वैसी बिल्कुल नहीं थी, परिस्थितियां बिल्कुल वैसी नहीं थी। आज कांग्रेस के पक्ष में नहीं है परिस्थितियां, है ना, कांग्रेस के पक्ष में परिस्थितियां नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने, है ना, मीडिया ने राहुल गांधी की छवि बहुत गलत कर रखी है। क्या कर रखा है? राहुल गांधी की छवि खराब कर रखी है, इसने छवि खराब कर रखी है। इसको इसको पप्पू तो कभी कुछ, इसके भाषणों को कट करके मजाकिया तौर पे पेश किया गया है, और जिससे यह है कि राहुल गांधी देश का पीएम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है ना, आपका प्रधानमंत्री ये नहीं बन सकता। तो परिस्थितियां भी बहुत आवश्यक हैं। तो ये चीजें हो गई, जहां व्यक्ति, अनुयायी और परिस्थितियां हो, वहां पे आप समझ लेना वो चेस्टर बर्नार्ड की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है? किसकी? चेस्टर बर्नार्ड की बात हो रही है। तो उसके बाद चलिए दोस्तों, एक और डेफिनेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पॉर्कर फॉलेट। इनकी बुक है द न्यू स्टेट, नया क्या? नया राज्य के नेतृत्व। इन्होंने क्या क्या कि सर्कुलर प्रक्रिया है, इन्होंने नेतृत्व को क्या कहा? सर्कुलर प्रक्रिया है। एक तरफ क्या होगा? नेता होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? अनुयायी। तो क्या होगा? अब नेता आदेश देगा अनुयायियों को कि भाई आपको ये काम करना है, और अनुयायी जो होते हैं वो सुझाव या वार्तालाप किससे करेंगे? नेता से करेंगे। तो एक सर्कल बन जाता है, इसके अंदर, पूरे के अंदर एक सर्कल तैयार हो जाता है। इसी को सर्कुलर प्रतिक्रिया कहते हैं, कि ये नेता और अनुयायी आपस में क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। नेता को अगर कोई फीडबैक चाहिए होगा, या किसी मुद्दे पे अगर वो जनता की राय जानना चाहता है, तो वो किसकी हेल्प लेगा? वो अनुयायी की हेल्प लेगा, ठीक है ना। एक बैंक मैनेजर के अंदर में जो मैनेजर होगा, उसके बैंक में खाते नहीं खुल रहे हैं, ठीक है ना, या लोग पैसा ज्यादा जमा नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने कर्मचारियों से पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है हमारे बैंक में, क्या बोलते हैं, क्यों लोग पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। फिर अनुयायी प्रतिक्रिया करेगा कि सर, अगर हम लोग अगर क्या बोलते हैं कुछ ऑफर कर दें, जैसे हम जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल दें, या हम घर घर जाके अकाउंट, घर पे उनको अकाउंट खोलने की सुविधा दें, तो हो सकता है कि हमारे बैंक में ज़्यादा खाते खुल जाए और लोग ज़्यादा पैसा जमा करें, ठीक है। तो नेता क्या करेगा? उस नियम को लागू कर देगा कि ठीक है भैया, जीरो बैलेंस पे अब खाता खोलना शुरू कर दो। तो अनुयायी क्या करेंगे? उसको मारेंगे। तो क्या हुआ? अनुयायियों ने नेता को सुझाव दिया, मतलब बैंक के कर्मचारियों ने बैंक मैनेजर को सुझाव दिया, और बैंक मैनेजर ने उसको लागू कर लिया। तो एक सर्कुलर की तरह, सर्कुलर उसमें आपका प्रतिक्रिया चालू हो गई। तो इसी को ही कहते हैं कि जो मैरी पॉर्कर फॉलेट है, वो नेतृत्व के संबंध में कहती हैं कि सर्कुलर प्रतिक्रिया की अवधारणा दी इसके संबंध में, ठीक है। जहां सर्कुलर प्रतिक्रिया की बात आ जाए, मैरी पॉर्कर फॉलेट को आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। आपका उत्तर सही बन जाएगा, ये आंसर सही बन जाएगा। इस अवधारणा का तात्पर्य केवल नेता ही समूह को प्रभावित नहीं करता। अब क्या है? नेता ही, अब सर्कुलर है तो नेता ही प्रभावित नहीं कराएगा। ये अनुयायियों ने इसको सुझाव दिया कि सर जीरो बैलेंस पे खाता खोलो, या क्या बोलते हैं, एक नेता के संबंध में अनुयायी कहेंगे सर, अगर हम बिजली, पानी और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाएं तो क्या होगा? हमें फायदा होगा। फिर नेता कहेगा ठीक है, हम अपने मैनिफेस्टो में इस बार ये डालेंगे कि अगर आप हमें वोट देंगे और हम अगर पार्टी, हमारी सरकार बनी, तो हम क्या करेंगे? 500 यूनिट फ्री कर देंगे, ठीक है ना, और पानी फ्री कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? नेता, अब अनुयायी उस मैनिफेस्टो को लेके घर घर जाएंगे, पर्चे बांटेंगे और भाषण करेंगे, रैलियां करेंगे और सबको समझाएंगे। तो एक सर्कुलर प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है ना, एक सर्कल में सारा काम होने लग जाएगा। अनुयायी नेता को सुझाव देंगे, नेता अनुयायी को सुझाव देंगे। बहुत बढ़िया बात कही है मेरी पॉर्कर फॉलेट ने, ठीक है ना।
तो क्या है कि नेता समूह से प्रभावित नहीं करता है बल्कि प्रभावित भी होता है, ठीक है ना। अब एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया दोनों ओर चलती है, एक सर्कल की तरह मैंने आप लोगों को बताया। फॉलेट लिखती है कि नेतृत्व को समझने के लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नेता समूह के लिए क्या करता है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि समूह नेता के प्रति क्या करता है। तो नेतृत्व का एक वृत्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया है। आप सीधे पूछ लेगा, ये नेतृत्व एक वृत्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? तो मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा। टेरी क्या कहते हैं? टेरी कहते हैं कि क्या है, नेतृत्व एक क्रिया है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? नेतृत्व एक क्रिया है। कौन कहता है? टेरी कहता है। और आर्वे टीड क्या कहते हैं? ये क्या है? गुण करते हैं, गुणों का संयोग है, ठीक है ना। कई सारे गुण, जिसमें ज्यादा गुण होंगे वो ज्यादा काम करवा पाएगा आपका, किससे? अपने अनुयायियों से। और मैरी पार्कर चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं कि नेता के लिए तीन चीजें चाहिए। नेतृत्व के लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो नेता चाहिए, वो व्यक्ति होगा। दूसरा अनुयायी चाहिए जो उसकी बातों को माने। और तीसरी परिस्थितियां भी वैसी होनी चाहिए। अगर वैसी परिस्थितियां नहीं है तो नेता नहीं बन सकते, ठीक है ना। अब आप केजरीवाल को देख लो। केजरीवाल व्यक्ति भी थे, नेता भी थे, और परिस्थितियां भी वैसी बन गई और वो क्या बोलते हैं, उसका नेतृत्व बन गया, ठीक है ना। उसने नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया। तो परिस्थितियां भी होनी चाहिए, ठीक है। और फॉलेट क्या कहती है? फॉलेट जो है वो क्या कहती है, ये सर्कुलर वो बताती है, सर्कुलर प्रतिक्रिया बताती है, जिसमें नेता और अनुयायियों के बीच में क्या होती है, अंतर प्रतिक्रिया होती है। और नेता अनुयायियों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। तो नेतृत्व क्या है? एक वृत्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया है। तो हमने ये समझ लिया। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब नेतृत्व की विशेषताएं क्या है? नेतृत्व में अनुयायियों का होना आवश्यक है। अनुयायी मतलब जो निर्देश मानने वाले हों, ठीक है ना, जो कार्य करने वाले हों, जो नीचे वाले लेवल पे होते हैं, उन्हें अनुयायी कहते हैं। अनुयायियों का मतलब ये नहीं है, अगर स्कूल के अंदर में है तो प्रिंसिपल के नीचे वाले जितने होंगे वो अनुयायी हो जाएंगे। इसी तरह से किसी एक कंपनी के अंदर में है तो उसके अंदर अगर मैनेजर है या सीईओ है तो उसके नीचे वाले अनुयायी हो जाएंगे। एक इसके अंदर आपका एक बैंक के अंदर में बैंक का मैनेजर होगा, उसके नीचे वाले अनुयायी हो जाएंगे। तो हर जगह मतलब अनुयायी का होना आवश्यक है। अब नेतृत्व का कुछ ना एक उद्देश्य जरूर होगा, ठीक है ना, कुछ उद्देश्य जरूर होता है। अगर सरकारी विभाग में जाएंगे तो वो सेवा होगा, ठीक है ना। सरकारी गवर्नमेंट वाला है तो क्या होगा? सेवा होगा, ठीक है ना, सेवा होगा, सेवा होगा। और अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है ना, लाभ कमाना होगा, धन कमाना होगा, ठीक है ना, ये सारा होता है। तो कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा, ठीक है। और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? लोगों को संगठित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। और एक राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नेतृत्व हो, उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होगा और उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा? लोगों को संगठित किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। अब नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। अब क्या है कि देखो भाई, जो ऊपर वाला टॉप नेतृत्व करेगा ना, वो अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित करेगा, मतलब उससे कुछ करने के लिए कहेगा। हो सकता है कि भाई उसको कि जैसे अब राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में जो सर्वोच्च नेता होगा वो अपने अनुयायियों से ये उम्मीद करेगा कि भाई वो हमारा प्रचार प्रचार करें, हमारी दल की विचारधारा को है उसको सभी लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे दल से जोड़ें, ठीक है ना, रैलियों में भाग लें, सभाओं में भाग लें, पॉलिटिकल डिबेट्स में भाग लें। तो ये क्या है? ये अनुयायी, तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? उसके आचरण और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। अब वो क्या बोलते हैं, सदस्य जो होगा, है ना, पार्टी का जो सदस्य होगा, वो नेता के कहे अनुसार जहां भी जाएगा वहां पे क्या करेगा? मेरी पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी ने ये काम किए, मेरी पार्टी ये काम करने वाली है, अगर आप वोट दोगे तो हम ये कर देंगे। तो इस तरह की बातें चालू हो जाएंगी। उसी तरह बैंक के अंदर में भी जब वो बैंक का मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा? अपने कर्मचारियों को समझाएगा कि भाई सबसे प्रेम पूर्वक बात करनी है, सबके संग एक क्या बोलते हैं, अच्छा बिहेव करना है, ठीक है, सबकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है, सबको सबकी समस्याओं को सुलझाना है। तो
अब अनुयायी जो बैंक के जो नीचे वाले कर्मचारी होंगे वो इसी तरह का व्यवहार करेंगे। जी सर, कैसे हैं? सर आपको कोई दिक्कत है? सर आपको कोई परेशानी है? मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ? सर आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी करके देती हूँ। कोई बात नहीं सर। तो इस तरह से बात होगी। तो उसने क्या कर दिया, उसके पूरे आचरण और व्यवहार को ही कन्वर्ट कर दिया नेतृत्व ने, ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। वही अनुयायी नेता के वहीं दूसरी ओर, ठीक है ना, अनुयायी नेता के आचरण पर प्रभाव डालते हैं। अब क्या होगा कि जैसे बैंक एक नेता है, नेता ने कहा कि भाई इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम जो है मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे, ठीक है ना, क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे, नेतृत्व ने कहा, नेता या नेतृत्व, ठीक है, बात बराबर ही है, वही नेतृत्व करता है, नेतृत्व, ठीक है ना, शीर्ष वाला टॉप नेता, नेता ने क्या कहा कि इस बार हम मंदिर मस्जिद मस्जिद का क्या उठाएंगे, मुद्दा चुनाव में उठाएंगे, ठीक है भाई। अब भाई अनुयायी गए, इन्होंने अलग अलग जगह बात की, वो किया, तो अनुयायियों ने क्या फीडबैक दिया, अनुयायी ने फीड देखा, सर शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, गरीबी दूर करने की बात कीजिए, ठीक है ना, क्यों फीडबैक दिया। अब ये अनुयायियों ने ये फीडबैक दिया कि सर शिक्षा के ऊपर बात चर्चा कीजिए, रोजगार, क्योंकि पब्लिक पब्लिक मंदिर मस्जिद अब नहीं चाहती है, उसको क्या चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए और गरीबी दूर होनी चाहिए, ऐसा मानता है। तो अब ये क्या होगा, नेता क्या होगा, नेता जो होगा ना, अब अनुयायियों की बात सुन के क्या करेगा, इनको मुद्दा बना लेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी। अब इसको वो उठा के डाल देगा पीछे बिस्तर में, ठीक है ना, उठा के डाल देगा, संदूक में बंद कर देगा भैया, क्योंकि अगर हमने बात की तो पब्लिक नाराज हो जाएगी और हमें वोट नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या किया इसने, अनुयायी ने नेता के आचरण को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है ना, उसके व्यवहार को चेंज कर दिया, या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये व्यवहार चेंज करते हैं। अब जैसे आप अब क्या बोलते हैं, जैसे एक बैंक का मैनेजर है, बैंक के मैनेजर ने कहा कि भाई हम तो 25,000 रुपये बैलेंस हमारे बैंक में रखना पड़ेगा, क्या मैनेजर ने कहा कि 25,000 रुपये बैलेंस हमारे उसमें बैंक में रखना पड़ेगा मिनिमम, तभी हम खाता खोलेंगे। लेकिन इन्होंने कहा, जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, ठीक है ना, कर्मचारियों ने कहा कि सर 10,000 रुपये रखिए तभी खुल पाएगा खाता, ठीक है ना, तभी खाता खुल पाएगा। तो मैनेजर का व्यवहार चेंज हो गया और उसने कहा ठीक है भैया 10,000 रुपये में खाता खोल दो, वरना खाता खुलेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ठीक है। ये एक गतिशील क्रिया है जो संगठन में निरंतर रहती है, ठीक है। अब ये जो नेतृत्व में जो ये क्रिया होती है ना, ये सर्कुलर वाली, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली, उद्देश्य, ये सारी चीजें होती है और ये निरंतर बनी रहती हैं, ठीक है ना, हरदम उद्देश्य भी रहेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी उद्देश्य खत्म हो जाए, ठीक है। एक एक राजनीतिक दल जब सत्ता प्राप्त कर लेगा, है ना, तो 5 साल बाद उसे फिर दोबारा भी तो सत्ता प्राप्त करनी है, ठीक है, तो फिर वो इस तरह से प्रयास करता रहेगा, ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी, नेता ऊपर रहेगा, अनुयायी नीचे रहेंगे, ठीक है, और ये सर्कुलर वाली प्रतिक्रिया चलती रहेगी आपस में। तो ऐसी ये गतिशील क्रिया है, कभी रुकती नहीं है। नेतृत्व के लिए परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां, हालात ठीक नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि परिस्थितियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे केजरीवाल हो गया, परिस्थितियां उसके अनुकूल थी तो एक बहुत बड़ा उसने नेतृत्व खड़ा कर दिया, वो उसने एक बहुत बड़ी लीडरशिप खड़ी कर दी। और अब क्या बोलते हैं वो, तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियां भी वैसी हों। परिस्थितियां नहीं है आज, कांग्रेस की परिस्थिति उसकी बिल्कुल भी नहीं है, वह उस तरह की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है। कई बार होता है वो अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो परिस्थितियां बहुत आवश्यक हैं। तो मैंने आपको बताया कि नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं। अब नेतृत्व के कार्य क्या क्या हैं, तो इसमें 2 लोगों को हमने शामिल किया है। मेरी पॉर्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 कार्य बताए हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि हम क्या, नेतृत्व क्या करता है, उद्देश्य बनाता है। एक बैंक का मैनेजर अपने कर्मचारियों के लिए उद्देश्य का निर्धारण करता है। एक दल का नेता अपने क्या बोलते हैं सदस्यों के लिए क्या करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी क्या बोलते हैं, आपका जो नेता होगा वो उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, उसके बाद क्या करेगा, समन्वय करेगा, उनके बीच में तालमेल बिठाएगा, समन्वय करेगा, ताकि कोई विरोध उत्पन्न ना हो और हर कोई अपना कार्य
बहुत अच्छे से उचित तरीके से कर सके। और पूर्वानुमान लगाएगा कि भाई आगे, अब बैंक का मैनेजर है, बैंक का मैनेजर ने उद्देश्य निर्धारण किया, समन्वय किया और पूर्वानुमान लगाएगा कि इस महीने के अंत तक हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास 50 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, ठीक है ना, 50 करोड़ जमा हो जाएगा। यह अनुमान लगाएगा कि 500 नए खाते हमारे पास अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, पूर्वानुमान लगाता है। किसी कंपनी में या फैक्ट्री में अनुमान लगाएगा क्या बोलते हैं, नेतृत्व, कि भाई इस बार हम उत्पादन जो होगा 10% की हम वृद्धि कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 3 कार्य हैं, उद्देश्यों का निर्धारण, समन्वय करना और पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड ने 4 कार्य बताए हैं। एक तो उद्देश्यों का निर्धारण, तो जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। समन्वित कार्रवाई की प्रेरणा, ठीक है। तो समन्वय करना और समन्वित, ये इन दोनों में सेम है, ठीक है। अब क्या है, साधनों का कुशल प्रयोग। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास संसाधन है ना, संसाधनों का, ये साधनों का नहीं, संसाधनों का होगा यहाँ पे, संसाधनों का कुशल, लेकिन आपके पास संसाधन है लेकिन आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो नेतृत्व का एक बहुत अच्छा कार्य है कि वो संसाधनों का कुशल प्रयोग करे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, उसके पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करती है, ठीक है ना। पायलट जो है वो बहुत बढ़िया नेता है, सचिन पायलट है, तो उसका प्रयोग वो सही से नहीं कर रही है। तो इस तरह से आपके पास संसाधन है, उनका भी कुशल प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए नेतृत्व के 4 कार्य हैं, जिसमें क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का कुशल और कार्यवाही के साधनों पर नियंत्रण। जो कार्यवाही के जो जितने भी साधन हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपके ऊपर से उन पर नियंत्रण नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, दो परेशानी हो जाएगी। तो कुशल नेतृत्व के लिए, एक बढ़िया नेतृत्व के लिए चेस्टर बर्नार्ड ने 4 कार्य बताए हैं, उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, साधनों पर नियंत्रण, ठीक है ना, और समन्वित कार्रवाई की प्रेरणा। और मैरी पार्कर फोलेट ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समन्वय करना और पूर्वानुमान लगाना। तो पूर्वानुमान थोड़ा सा अलग है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, चेस्टर बर्नार्ड ने नेतृत्व के 4 कारण बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, और उसमें एक आधा मैरी पार्कर फोलेट का घुसा देंगे वो, ठीक है ना। तो याद रख लेना कौन सा नहीं है, ठीक है ना। पूर्वानुमान होगा, वो सिर्फ पूर्वानुमान ही होगा जो अलग है। या मैरी पार्कर फोलेट ने नेतृत्व के 4 गुण बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आप याद रखना, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग और कार्रवाई के साधनों पर नियंत्रण की बात मैरी पार्कर फोलेट नहीं करती हैं, ठीक है ना साथियों। तो यहाँ से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखते जाओ। आप ये क्लास ले लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेतृत्व की शैलियां हैं। नेतृत्व, क्रिस ऑर्गिस ने 3 प्रकार के नेता बताए हैं। क्रिस ऑर्गिस 3 प्रकार के नेता बताए, निर्देशक प्रकार का नेता, डायरेक्टिव टाइप लीडर, ठीक है। तो डायरेक्टिव पर निदेशक, डायरेक्टिव टाइप लीडर जो होता है वो निर्देश देने वाला होता है। क्या होता है, निर्देश देगा, वो आपको निर्देश देगा, ये होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी खासियत है। ये एक प्रकार से निरंकुश होगा, इसने अगर आदेश दे दिया आपको तो आपको फिर करना है, इफ बट नहीं हो सकता। और ये प्रभुत्व शैली का प्रयोग करता है, मतलब प्रभुत्व आपके ऊपर दबाव डालेगा, आपके ऊपर प्रभाव बना के रखेगा, इस तरह का इसकी विशेषता ये है। और कैरेट व स्टिक थ्योरी का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। परंपरागत जो संगठन का सिद्धांत है वो है कैरेट व स्टिक, कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, और गलत अगर आपने काम सही नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको दंड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रभुत्व शैली का प्रयोग होगा, कैरेट व स्टिक थ्योरी और निरंकुश। तो निदेशक प्रकार का, निर्देश कौन देता है, निर्देश तो वही देता है ना, आज्ञा वही दे सकता है जो निरंकुश टाइप का हो, ठीक है ना, वो आपकी नहीं सुनेगा, आपको आज्ञा देगा। तो निर्देशक प्रकार का नेता हो गया एक डायरेक्टिव टाइप लीडर, ठीक है। अनुमति बोधक, द परमिसिव टाइप ऑफ लीडर, ये क्या है कि ये आपकी बातें सुनेगा तो सही, ये आपकी बात सुनेगा तो सही, ठीक है ना, लेकिन ये आपको उसको लागू नहीं करेगा, सुनेगा बस ये, ठीक है। द परमिसिव टाइप ऑफ लीडरशिप, अनुमति बोधक, ये आपको अनुमति दे देगा कि आप अपने विचार रखो, ठीक है ना। ये आपको अनुमति बोधक है, मतलब आपको अनुमति देगा कि आप अपने विचार रखो, लेकिन ये
उसके प्रति क्या बोलते हैं, आपको उसको लागू नहीं करेगा, चलाएगा अपनी, ठीक है, चलाएगा अपनी, ऐसा होता है अनुमति बोधक। दूसरे की भावनाओं के प्रति ये संवेदनशील होगा, सुनेगा बातों को। लेकिन ये क्या है, ये नेतृत्व का विकास भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि नेतृत्व विकास में वो असफल ही रहेगा। जब तक आप अपने नीचे वालों की सुनोगे नहीं, तब तक आपका नहीं हो सकता। सहयोगी प्रकार का नेता या सहभागी प्रकार का नेता, या क्या हो गया आपका, एक प्रकार से लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रकार हो गया, ठीक है। तो अधीनस्थों में ये पहल करता है, मतलब ये अपने नीचे वालों को आज्ञा देता है कि आओ भैया मेरे से बात करो, मेरे को सुझाव दो, ठीक है, आपका इस मुद्दे पे क्या विचार है, आप क्या सोचते हो। शक्ति व निर्णय क्षमता का विकास करता है, तो ये नीचे वालों को भी निर्णय क्षमता का विकास करता है, ठीक है। दूसरों की आवश्यकताओं व सीमाओं को समझता है, ये दूसरों, भाई हमारे नीचे वाले जो कर्मचारी हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, ठीक है, उनका वो करता है, और ये लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है। तो आपसे सीधे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो नेतृत्व की शैली है वो लोकतांत्रिक प्रकार की है, निर्देशक, अनुमति बोधक या सहयोगी। तो आपको याद रखना है सहयोगी वाली जो है वो है। या आपसे ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसमें सर्कुलर प्रतिक्रिया चलती है, सर्कुलर प्रतिक्रिया चलती है, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। अनुयायी अनुयायी किसमें जो है सर्कुलर प्रतिक्रिया हो रही है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या निर्देशक प्रकार में बनती है, नहीं बनती है, ये तो अपने अनुयायियों की सुनता ही नहीं है, सिर्फ उनको निर्देश देता है। अनुमति बोधक में नहीं भैया, ये सुनता तो है अपने उसकी, लेकिन उनकी चलाता नहीं है, ठीक है ना, उनकी चलाता नहीं है, उनकी बात मानता नहीं है। लेकिन सहयोग प्रकार में नेता जो है अनुयायियों की सुनता है और फिर उसको लागू भी करता है, इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। तो ये वाली जो है सहयोग प्रकार की है, ये कैसा है आपका सर्कुलर आपका प्रतिक्रिया वाला मॉडल है, ठीक है ना। मैरी पॉर्कर फॉलेट से ये बहुत अच्छी तरह से मिलता है ना दोस्तों। तो आप लोगों को ये समझ में आई होगी। क्रिस ऑर्गेस ने 3 प्रकार के नेता बताए, 3 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई हैं। निर्देशक प्रकार का, जिसमें क्या होता है कि ये आपकी निरंकुश होती है, इसमें प्रभुत्व जो नेता होता है, नेतृत्व होता है, वो प्रभुत्व प्रकार का होता है, कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी पे काम करता है। अनुमति बोधक प्रकार का जो नेता होता है वो आपकी भावनाओं को समझता तो है, आपकी बात सुनता तो है, लेकिन उनको इम्प्लीमेशन नहीं करता है साथियों। और सहयोगी प्रकार का जो नेता होता है वो क्या करता है, वो अपने जो उसके अधीनस्थ वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी बात सुनता है और उनको लागू भी करता है, ठीक है। तो ये कैसी है, लोकतंत्र प्रकार की शैली है। और मैरी पॉर्कर फॉलेट के प्रतिक्रिया वाला जो उन्होंने बात कही है, सर्कुलर प्रतिक्रिया, उससे मिलती है, उसी के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मैरी पॉर्कर ने भी 3 प्रकार बताए हैं। पद से उपजा नेतृत्व, पद से उपजा नेतृत्व, व्यक्तित्व से उपजा, कार्य से उपजा। अब पद से उपजा नेतृत्व का मतलब क्या है कि दोस्तों, जैसे ही आप किसी पद पे जाते हो तो आपके पास क्या आ जाते हैं, वो नेतृत्व आ जाता है। अब एक आदमी है, एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर विशाल, ठीक है ना, विशाल। ये क्या है, ये बैंक में कर्मचारी हैं, इनका ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और ये मुंबई में गए, ठीक है ना, मुंबई, और यहाँ पे बैंक में क्या बन गए, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर बन गए। तो ये क्या हुआ, पद से उपजा। अब ये इस बैंक के मैनेजर बन गए हैं तो इनके पास वो नेतृत्व आ गया है भाई। तो ये नेतृत्व कहाँ से उत्पन्न होता है, ये पद से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पद से उत्पन्न होता है। अब एक राजनीतिक दल है, ठीक है ना, राजनीतिक दल है, ठीक है। उसमें किसी आदमी को क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, ऊर्जा मंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो इसको क्या हो गया कि पद की वजह से इसको नेतृत्व मिला, ये पद से उपजा नेतृत्व हो गया ये, ठीक है ना। तो ये होगा पद से उपजा, जो पद से प्राप्त होता है वो नेतृत्व, वो पद से उपजा नेतृत्व कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व। अब गांधी जी का व्यक्तित्व देखो कितना मजबूत था, कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था। नेहरू जी का भी ऐसा ही था। मोदी जी का देखो आप, उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो जब कोई नेतृत्व व्यक्तित्व से उत्पन्न होता है, ठीक है ना,
है ना, व्यक्तित्व से उत्पन्न होता है तो उसको व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व कहते हैं, ठीक है ना। अब गांधी जी तो कोई वो नहीं थे, कोई क्या वो थे कुछ आपका क्या बोलते हैं, कोई मंत्री नहीं थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं थे, लेकिन लोग उनकी बातों में विश्वास करते थे, उनकी बात माना करते थे। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत उच्च था, ठीक है ना। तो ऐसे नेतृत्व को क्या कहेंगे? व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व। अब कार्य से उपजा नेतृत्व क्या होता है भैया? जब आदमी कोई कार्य करता है, ठीक है ना, जब आदमी कोई ऐसा कार्य करता है तो उसकी वजह से लोग उसकी बातें मानने लगते हैं। अब जैसे आप, एक कलेक्टर है, उसके नीचे एक कर्मचारी है, ठीक है ना, बाबू, यूपी में बाबू बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये बोलता है कि सर हमको ये काम ऐसे करना है, हमको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ठीक है। तो ये कलेक्टर भी इसकी बात को मानता है, कलेक्टर भी बात को मानता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में, ठीक है, वहां पे वो बाबू उन सब चीजों को बेहतर समझता है। तो ये क्या है? ये कार्य से उपजा नेतृत्व आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? कार्य से उपजा नेतृत्व आ गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कार्य से उपजा नेतृत्व, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैरी पार्कर फॉलेट ने 3 प्रकार बताए हैं: पद से उपजा नेतृत्व, व्यक्ति से उपजा नेतृत्व और आपका कार्य से उपजा नेतृत्व। और इन्होंने क्या बोलते हैं, आपके 3 नेतृत्व शैलियां बताई हैं और 3 प्रकार के उद्देश्य भी बताए हैं, ठीक है ना। साधारण रूप से हम नेतृत्व को 3 भागों में बांट करते हैं: निरंकुश शैली, निर्बाध शैली और लोकतांत्रिक शैली, ठीक है ना। तो ये चीज है आपकी, ये बिल्कुल निरंकुश शैली वही वाली है जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी। ये निरंकुश होती है, सत्तावादी होती है और इसमें कैरेट और स्टिक पे वो करती है। अब देखो मैं, ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी? ये निरंकुश है, निरंकुश, ठीक है। और ये क्या होती है? सत्तावादी होती है, सत्तावादी होती है। लोग इसका क्या बोलते हैं, आप वो आपसे काम करवाएंगे, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होगी, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी और जबरदस्ती आपसे काम करवाया लिया जाएगा, ठीक है। जो बोल दिया जाएगा वही होगा। आप थक रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्षमता के बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ऑथोरेटिव स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद निर्बाध शैली क्या होती है? निर्बाध मतलब कोई बाधा नहीं, ठीक है। क्या है? कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अब जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, ये क्या करेगा? ये कह देगा भैया जिसको जो पढ़ाना है जाओ पढ़ाओ, जिसको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, मेरे को सोने दो, मैं ऑफिस में सोऊंगा, मैं ऑफिस में सोऊंगा। तुमको जैसे पढ़ाना है, जैसे जो पढ़ाना है तुम पढ़ाओ, तुम लोग डिसाइड करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो भैया, मैं तो आराम से जाके सोऊंगा, मैं आराम करूंगा। अब यहाँ से क्या बोलते हैं, टीचर है, ये टीचर है, ये भी टीचर हैं, ये टीचर हैं, ये कहेगा सर मैंने तो आज 2 घंटे पढ़ा दिए, ठीक है। ये कहेगा सर मैंने 1 घंटा पढ़ा दिया, सर मैं तो आज नहीं पढ़ा पाया, ये है सर मैं तो आज 15 मिनट ही दे पाया, सर मैं तो आज कुछ नहीं कर पाया। तो ये कहेगा ठीक है यार, कर लिया ना यार, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को आराम करने दो, क्या मेरे को आराम करने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जो करना है जाओ जो मर्जी करो, ठीक है। तो ये निर्बाध शैली है। तो ये शैली भी क्या होती है? खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि ये नियंत्रण नहीं है, इसके अंदर नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है इसके अंदर में, नियंत्रण और अनुशासन नहीं है, नियंत्रण अनुशासन विहीन है, जो जिसका जो जी में आएगा वो कर रहा है। तो ऐसा नेतृत्व भी जो है वो बेकार होता है, ठीक है ना। निरंकुश वाला तो बेकार है ही है, निरंकुश वाला तो बेकार है ही है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। अब लोकतांत्रिक शैली, डेमोक्रेटिक शैली जो होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है? हम अपने अधीनस्थों की बात भी सुनते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जो टॉप नेतृत्व करने वाला होता है वो अपने अधीनस्थों की बात भी सुनता है, ठीक है, और उनको निर्देश भी करता है, उन पर नियंत्रण भी रखता है और अनुशासन भी बना रहता है और उद्देश्यों की पूर्ति बहुत अच्छे से होती है। तो ये 3 टाइप की हमने आपको बताई। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि निम्नलिखित क्या बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है कितने प्रकार की हैं और कैसे। मैरी पार्कर फोलेट का भी और आपका ये 3 श्रेणियां भी याद रखनी है। अब ये निरंकुश शैली क्या है? ये वही जो मैंने आपको बताया, नेतृत्व का आदेश सर्वोपरि होता है, अधीनस्थों की क्षमता पर विश्वास नहीं है। मतलब ठीक है, वो आदेश दे देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है आपकी क्षमता में है कि नहीं है, या आपकी क्षमता क्या है। निर्णयन में अधीनस्थों से परामर्श नहीं किया जाएगा, कोई परामर्श नहीं होगा भाई, वो अपना आदेश डालेगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताया मैंने आपको, संचार एक तरफा होगा। मतलब ये नेतृत्व है,
ठीक है। इसमें आपका यहां पे लिख देता हूं नेतृत्व, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निरंकुश है तो इधर नेता होगा और ये आदेश देगा, नीचे वाले के पास जाएगा, ऐसे जाएगा, जैसे संचार अप टू डाउन चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से आदेश आएंगे और नीचे वालों को मानना पड़ेगा, ठीक है ना, अधीनस्थ, ठीक है। तो और ये है, और ठीक है, इसमें निर्णय तो शीघ्र हो जाता है। अब इसने निर्णय लिया तो नेता को निर्णय लेना है तो शीघ्र लेगा, भैया ठीक है जाओ फटाफट जाओ और क्या बोलते हैं अपना चुनाव प्रचार में लग जाओ, दिन रात एक कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जीतना है। लेकिन अब अधीनस्थों में असंतोष व उदासीनता होती है। अब अधीनस्थ जो होंगे वो कहेंगे कि देखो, न तो साला खाने का पैसा दिया हमें, न तो खाने का पैसा दिया इसने कमीने ने, ठीक है, और ऊपर से बोल रहा है रात दिन काम करो, हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, हमसे कोई सलाह नहीं ले रहा है, हमसे कोई मशवरा नहीं कर रहा है, हमसे सलाह करनी चाहिए कि भैया हमें तो बैनर भी चाहिए, हमें झंडे चाहिए, है ना, पार्टी के झंडे चाहिए, हमें बिल्ले चाहिए, हमें पर्चे चाहिए। तो ये डिस्कशन कर नहीं रहा है और क्या बोलते हैं हमें पागलों की तरह भेज रहा है, जाओ और हमारा प्रचार करो। तो अधीनस्थों में क्या होगा, असंतोष होगा, कहेगा पागल पार्टी है, इसको छोड़ो, किसी और पार्टी में चलते हैं, ये तो हमारे शोषण कर रहा है। तो ये एक चीज है इसके अंदर, ठीक है। इसकी अगर आपसे पूछे कि निरंकुश शैली की विशेषता क्या है, तो आप ये याद रखना कि इसमें निर्णय जल्दी होते हैं। क्या होते हैं, निर्णय निर्णय बहुत जल्दी होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अपने नीचे वालों की बात सुननी नहीं है, उसके संग मीटिंग करना ही नहीं है, इसे तो तुरंत निर्णय ले लेना है। तो सबसे अगर फास्ट अगर कहीं पे निर्णय लिए जाते हैं तो निरंकुश शैली के अंदर लिए जाते हैं। निर्बाध शैली, ये मुक्त व्यवहार व हस्तक्षेपवादी शैली होती है। इसमें नेता जो होता है ना, नेतृत्व करने वाला आराम से बैठ के अपना कहेगा जाओ भैया जो करना है करो, जैसे मर्जी करो, मेरे से मतलब नहीं है, मैं तो आराम करूंगा, ठीक है ना, क्या है, मैं तो आराम करूंगा, अपना सोऊंगा लेटूंगा, तुम्हें जो करना है जाओ करो। तो इस तरह की है ये निर्बाध, मतलब कोई बाधा नहीं होती इसके अंदर। इसमें अधीनस्थ अब इसमें जो अधीनस्थ होगा ना वो अपनी प्रेरणा से काम करेगा, जिसको जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा करेगा, पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, ठीक है ना, और नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है भैया, मुझे अब अगर ऊपर से निर्देश नहीं दिए जाएंगे, उद्देश्य नहीं लागू किए जाएंगे, तो जो टीचर होगा कहेगा चल यार कौन सा प्रिंसिपल हमसे पूछने आ रहा है कि कितना पढ़ाना है, बच्चे से बोल देगा अरे किताब पढ़ो और आराम से फिर लेटेगा। या फिर क्या होगा, मोबाइल उठा के लग जाएगा, अरे कैसी है साली, साली से बात करने लग जाएगा, अरे कैसे हो, अरे कभी हमसे मिलने आओ, हम आ जाएं, अरे हम कल ही आ जाते हैं, है ना। तो वो इस तरह का वो चालू कर देगा, ठीक है। तो पूरी स्वतंत्रता है, निर्णय लेने में नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये शैली अराजकता उत्पन्न करती है, अव्यवस्था उत्पन्न करती है, निराशा और अनुशासनहीनता को जन्म देती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अराजकता, अव्यवस्था, निराशा और अनुशासनहीनता किसमें, किस शैली में उत्पन्न होती है, तो वो निर्बाध शैली है, क्योंकि इसके अंदर कोई अंकुश नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दी निर्बाध शैली, ठीक है। और आखिरी वाला आ गया लोकतांत्रिक शैली। सबसे बढ़िया शैली यही होती है, क्यों, ये सहभागी होती है, ये अपने अनुयायियों की सुनती भी है, ठीक है ना, और उनको लागू भी करती है। तो इसे सहभागी शैली, पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहते हैं। निर्णय में नेता और अनुयायी दोनों मिलकर भूमिका निभाते हैं। नेता पूछता है कि भैया क्या बोलते हैं, आओ बैठ के हम स्कूल का सिलेबस बनाते हैं और उसको किस प्रकार से हम लागू कर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से लागू करेंगे उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें अनुयायी और नेता, प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे। लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग मिलता है। अब इसके अंदर अधीनस्थ होंगे, कहेंगे सर हम ऐसा करेंगे कि हम सिलेबस को 1 महीने पहले खत्म कर लेंगे और बाकी का जो 1 महीने होगा उसमें रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। अधीनस्थ अपनी सलाह देगा। दूसरा अधीनस्थ कहेगा नहीं सर, हमको कुछ इस तरह से करना है कि हम क्या बोलते हैं एग्जाम से पहले इसको खत्म कर लें, ठीक है। कुछ अधीनस्थ होंगे, कहेंगे सर हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, आखिर छात्रों की के भविष्य का सवाल है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, नेता भी आएगा, प्रिंसिपल आएंगे, प्रिंसिपल साहब कहेंगे वो भी ठीक है, और हमें अपने स्कूल का रिजल्ट रखना है 70% प्लस रखना है, 70% प्लस रखना है या 90% प्लस रखना है। तो इस तरह से दोनों मिलकर अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे और लक्ष्य प्राप्त करने में लग जाएंगे। इस शैली में पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सहयोग पाया जाता है।
अब इसके अंदर क्या है कि पारदर्शिता है, सब किसी को पता है कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे टारगेट क्या है, हमें कैसे काम करना है। पारदर्शिता आ गई, आपस में सब में विश्वास बना रहेगा। क्यों? सब कुछ पारदर्शिता जहाँ होगी वहाँ पे विश्वास भी होगा और सब आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे के संग मिलकर कार्य करेंगे। इस शैली में मनोबल व संतुष्टि बढ़ाती है। ये शैली क्या करती है? अब क्या आप सब लोग मिलके एक साथ प्लान बना रहे हो, आपका प्रिंसिपल आपकी बात सुन रहा है, आपने जो राय दिया उसको मान रहा है, तो इससे क्या होगा? आपका मनोबल में वृद्धि होगी। आप कहोगे यार मेरा बॉस मेरी कितनी बात मानता है, मेरे प्रिंसिपल साहब मेरी कितनी बात सुनते हैं, या मेरा नेता जो है मेरी कितनी बात मानता है। तो इससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आपको संतुष्टि मिलेगी। और ये क्या है कि ये जो अराजकता अव्यवस्था वाला माहौल नहीं खड़ा होगा यहाँ पे। ये नेतृत्व की सबसे उत्कृष्ट शैली है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि नेतृत्व की सबसे बढ़िया शैली कौन सी है? तो लोकतांत्रिक है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते। नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांत, ठीक है ना। नेतृत्व सिद्धांतों में हम मोटे तौर पर 4 प्रकारों में भाग बांट सकते हैं। तो कौन कौन से? लक्षणवादी सिद्धांत, समूह सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले करेंगे लक्षणवादी सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? महान व्यक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या होता है ये? महान व्यक्ति। अब इसके अनुसार ये है कि भाई ये कहता है कि जिस आदमी के अंदर ये क्या होता है, किसी आदमी के अंदर लक्षण है ये ऐसे होते हैं तो उसकी वजह से वो क्या बन जाता है? नेता बन जाता है, वो नेतृत्व करने लायक हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आपके क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उनके बारे में कहा था कि उनके लक्षण ही ऐसे हैं महान नेता बनने के। ठीक है ना, उनके अंदर ऐसे लक्षण हैं, तो इस वजह से वो क्या है? नेता बनने के लायक हैं। लेकिन राहुल गांधी में क्या बोलते हैं, ऐसे लक्षण नहीं है, तो इसलिए वो नेता नहीं बन सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एग्जाम्पल है। मैं इस बात को बिल्कुल भी गलत उसमें मत लेके जाना। एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या बोलते हैं, आपका जो होते हैं, ये लक्षण जो होते हैं वो आदमी को नेता बनाते हैं। ठीक है ना, क्या आदमी के अंदर लक्षण होते हैं जो उसे नेता बनाते हैं, ये है। लेकिन ये बाद में इसकी जो थी आलोचना हुई थी, क्योंकि देखो भाई कोई प्रिंसिपल बन सकता है, तो क्या प्रिंसिपल बनने वाले लक्षण वो पेट में से थोड़ा ना लेके आएगा? भाई वो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, एग्जाम देगा, पास हो जाएगा, तो अपना नियुक्त हो जाएगा प्रिंसिपल के उस पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि पेट से ही कोई वो लेके पैदा होता है। ठीक है, तैयार तैयार किए भी जा सकते हैं आदमी, उच्च लक्षण वाले आदमी तैयार किए भी जा सकते हैं। यह सिद्धांत अधीनस्थों के महत्व को और परिस्थितियों के महत्व की उपेक्षा करता है। अब क्या बोलते हैं, अब जैसे क्या बोलते हैं, इस तरह के जो नेता होते हैं ना, वो अधीनस्थों को महत्व नहीं देते हैं। इंदिरा गांधी देख लो, वो अपने अधीनस्थों को महत्व नहीं देती थी। ठीक है ना, कोई वो नहीं, वो लेडी थी, वो अपने निर्णय लागू करती थी तो करती थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इसमें जो महान लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो हमारे हमारे लक्षण ही ऐसे हैं, हम महान हैं। वो अपने आप को ग्रेट मैन मानते हैं। तो जब आदमी अपने आप को ग्रेट मैन मानेगा, तो वो क्या करेगा? परिस्थितियों की उपेक्षा कर देगा और अधीनस्थों का के महत्व का भी उसको वो किनारे कर देगा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ। महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा, चर्चिल, वाशिंगटन, लिंकन आदि इसी श्रेणी में आते हैं। ये नेता गुणों से भरपूर हैं, लक्षणों से भरपूर है। समर्थक विचार चेस्टर बर्नार्ड, आर्वेटीड, जॉर्ज टेरी, पॉल एप्पलबी और वसैली। ठीक है ना, तो ये सब हैं जो आपके कौन से हैं, ये इसके समर्थक विचारक हैं। चेस्टर बर्नार्ड, आर्वेटीज, जॉर्ज और टेरी, पॉल एप्पलबी और सेल। अब समूह सिद्धांत। तो समूह सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक हैं एच एस सफोर्ड। एच एस सफोर्ड हैं। इसने ये क्या है कि भाई ये नेता व अनुयायी दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि समूह जो बनेगा ना वो नेता, ठीक है, एक नेता होगा और ये छोटे छोटे इसके अनुयायी होंगे। ठीक है ना, इन सब से मिलके क्या बनेगा? नेतृत्व बनेगा। ठीक है, तो ये समूह सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें नेता और अनुयायी दोनों महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत में माना जाता है कि नेता अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है। नेता इनकी बात सुनेगा, ठीक है, तो इनको अनुयायियों को फायदा होगा। ठीक है, क्या होगा? इनको फायदा होगा। और अनुयायी अपने नेता पर निर्भर हैं और अनुयायी क्या होंगे? अपने नेता पर निर्भर होंगे।
अनुयायी तब तक नेता का साथ देते हैं जब तक अनुयायियों की आवश्यकता की पूरी करता है। अब ये सब के सब ना तब तक इसका साथ देंगे जब तक ये इनकी आवश्यकताओं को की पूर्ति करता रहेगा, ठीक है। जैसे इसने पूर्ति करनी बंद की, ये इसका साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। एक कंपनी में आप देखते हो जो नीचे वाले कर्मचारी होते हैं वो अपने मैनेजर का तब तक साथ देते हैं जब तक मैनेजर उनको लाभ पहुंचाता रहता है। तो जैसे ही उसने लाभ पहुंचाना बंद कर दिया, वो उसका साथ नहीं देते। तो ये एक चीज का, ये एक प्रकार से बिल्कुल वो उससे है ना सर्कुलर वाले से मिलती जुलती है। देखो बिल्कुल इस नेतृत्व में द्विमार्गी प्रक्रिया है, मतलब ये इधर से नेता को बताएंगे और नेता इधर से इनको निर्देश देगा। चलो तो ये भी खत्म हो गया। आई थिंक कि आज आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आप एग्जाम में 2 या 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। अगर 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर मिलेंगे और 1 क्वेश्चन आया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आई थिंक कि आपको 2 क्वेश्चन तो आने चाहिए। व्यवहारवादी सिद्धांत क्या कहता है साथियों? जहां लक्षणवादी विचारधारा ये देखती है कि नेता क्या है, वहीं व्यवहारवादी ये देखती है नेता क्या करते हैं। अब ये व्यवहार को चेक करती है कि भाई लक्षणवादी सिद्धांत तो कहता है कि भाई उसके अंदर क्या लक्षण है। अगर उसके अंदर लक्षण ऊंचे हैं, बढ़िया है, तो वो क्या है, वो आपका वो है नेता है, नेता बन गया। और व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है कि ये करता क्या है ना, करता क्या है, ये कुछ करता भी है या मतलब, तो ये चीज है, ये देखेगा क्या करता है, उसके आधार पर डिसीजन लेगा कि नेता है या नहीं है। कैसे नेतृत्व करते हैं, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे अधीनस्थों को प्रेरित करता है, कैसे संचार स्थापित करता है, मतलब कैसे ये अधीनस्थों को प्रेरित करता है, कैसे तैयार करता है, कैसे उनसे वार्तालाप करता है। तो ये व्यवहार में देखेगा, ठीक है ना, इसको कुछ लेना देना नहीं है, ये व्यवहार में देखा कि नेता क्या करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नेतृत्व की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है। ये कहता है कि भाई अगर नेतृत्व की सफलता जो है ना वो व्यवहार पे डिपेंड करती है कि भैया उसका व्यवहार कैसा है। अगर उसका व्यवहार उच्च है, सरल है, प्रेम वाला है, अपने अनुयायियों के संग सहयोगी सहभागी वाला है, तो क्या होगा, नेतृत्व अच्छा होगा। और ऐसा नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, वो नेतृत्व नहीं चल सकता। अब नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधारा में ये कई सारे भाई बंधु हैं, जरा एक बार इनको हम करेंगे। जरा 1-2 मिनट का ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा प्यास लगी। चलिए दोस्तों, इतना आसान नहीं होता लगातार बोलना, और वो भी एक लय के अंदर में, एक उसमें तो भूख प्यास लगती रहती है, गला सूख जाता है, तो थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो वो अच्छा एक प्रकार से वो रिचार्ज कर देता है आपको, है ना, एक्टिव कर देता है। और चाय मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। आज मैं आपको नेतृत्व इस तरह से समझाऊंगा ना कि आपका जो है ना वो 2 से 4 नंबर है ना, वो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधारा की ये 4 हैं। एक तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो 1930 के दशक में यहाँ पे अध्ययन किए गए। ये अध्ययन कुर्ट लेविन ने किए थे। किसने किया था? कुर्ट लेविन के नेतृत्व में किए गए थे। इन्होंने 3 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई हैं, निरंकुश, निर्बाध और लोकतांत्रिक शैली। और इसमें लोकतांत्रिक शैली को इन्होंने बहुत उच्च बताया, ठीक है ना। और ये मेरी पॉर्कर फॉलेट वाली जो है आपका सर्कुलर रिस्पॉन्स वाली से मिलती है, ठीक है। निरंकुश के अंदर में क्या होता है कि भाई ये सत्तावादी होती है, ये क्या बोलते हैं, इसमें जो संचार जो होता है टॉप टू डाउन चलता है, ठीक। और इसके अंदर जो अनुयायी होते हैं उनकी इच्छाओं का, कोई भावनाओं का और उनके विचारों का कोई महत्व नहीं होता है। और आपका ये कैरेट और स्टिक पर कैरेट और स्टिक पे वाली थ्योरी पे काम करती है। मतलब अगर अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, और आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको क्या होगा, आपको दंड मिल सकता है, ठीक है ना। और ये फिर उसके बाद उन्होंने निर्बाध शैली बताई।
ऐसी शैली जिसके अंदर में बॉस जो होता है वो आराम से बैठ जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर तो संचार होता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई इसमें डाउन टू टॉप होता है, सॉरी, इसमें डाउन टू टॉप होता है। तो इस ये जो होती है इसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई अनुशासन नहीं होता है, ठीक है। संचार नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अधीनस्थ कह देते हैं बॉस हमने आज इतना काम कर लिया, आज हमने अकाउंट खोला, आज तो सर मैं सोया रहा, आज मैं अपनी साली से मिलने चला गया, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सर 14 क्या बोलते हैं आज है ना 14th ऑफ फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा हूँ। बॉस कहेगा ठीक है यार तू जा यार, वैलेंटाइन डे मना, जो मर्जी मना, मेरे को बस आराम करने दे यार, मुझे बड़ा सुकून आ रहा है। और फिर कहेगा ओए चपरासी, फटाफट यार जा यार, दो चाय लेके आ और साथ में बिस्किट लेके आइए, और चाय में जरा चीनी तेज चाहिए। तो ये क्या होगी, निर्बाध की शैली होती है। और ये सबसे गंदी शैली होती है। इसके अंदर क्या होता है, अराजकता का माहौल होता है, अनुशासन नहीं रहता है, ठीक है, अव्यवस्था फैलती है, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक, इसके अंदर क्या होता है, अधीनस्थ और नेता, अधीनस्थ और आपका नेता, ये दोनों मिलके वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक दूसरे विचारों को जानते हैं, एक दूसरे के विचारों को महत्व देते हैं। और इसमें क्या होता है, सर्कुलर में आपकी प्रतिक्रिया चलती रहती है। सबसे अच्छी शैली लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे 1946 में मिशिगन रिसर्च हुए थे, ये रेंसिस लिकर्ट ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। इन्होंने नेतृत्व की श्रेणियां बनाई है, ठीक है। एक तो उत्पाद या कार्य केंद्रित शैली है, ठीक है ना। क्या है, उत्पाद या कार्य। ये सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस रखती है, प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे फोकस रखेगी। कि भाई ये कहेगा कि भैया आज आपको 2 आवर्स पढ़ाने हैं, 2 घंटे पढ़ाने हैं। अब जैसे मर्जी पढ़ाओ, ठीक है ना। चाहे तुम्हें भूख लग रही हो, चाहे प्यास लग रही हो, चाहे तुम्हारे पिताजी मर जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर 2 घंटे की क्लास तुमसे चाहिए तो जाओ विजय बाबू, फटाफट 2 घंटे की क्लास करके ही मेरे को शक्ल दिखाना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा हाथ, तुम बीमार हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे घर में कोई बीमार है, मुझे लेना देना नहीं है। कोई मर रहा है, जी रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 2 घंटे की क्लास चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें कठोर नियंत्रण होगा, ठीक है ना। अब मेरे ऊपर कठोर नियंत्रण कर दिया गया कि भैया 2 घंटे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कोई इफ बट नहीं है, ठीक है ना, कोई वो नहीं है। अब इसमें व्यक्ति की बजाय उत्पादन जरूरी है। इसमें सॉरी यार, ये तो कॉलर लगाया ही नहीं मैंने, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक बार ये मिशिगन यूनिवर्सिटी के अध्ययन का जो है ना, ये दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, या ये सारा ही रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में 1930 के दशक में किए गए अध्ययन है ये। सॉरी यार, ये तो कॉलर लगाना भूल गया मैं, है ना। जी मैंने आप लोगों को बता दिया था। चाहिए ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बोल देना कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं उतना पोर्शन फिर दोबारा बना के डाल दूंगा। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सब मेरे अपने हो, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट जेआरएफ करें। तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में 1930 में अध्ययन किए गए थे, और इस अध्ययन का नेतृत्व कुर्ट लेविन ने किया था, ठीक है ना। कुर्ट लेविन ने किया था, इसका नाम आप पेपर 1 में आप जरूर देखते होंगे। इन्होंने 3 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई हैं। निरंकुश, निरंकुश जो शैली होती है वो ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो नेता होता है बिल्कुल निरंकुश होता है। सत्तावादी होती है, अथॉरिटेटिव होती है, ठीक है ना। इसमें निर्देश दे दिए जाते हैं, आपको मानना पड़ेगा। आप बीमार हो, आपके स्थितियां कैसी हैं, आपकी क्षमता क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको करना है तो करना है, तो करना है तो करना है। आपके पास कोई चांस नहीं। इसमें संचार जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, मतलब बॉस आदेश दे देगा और आपको मानना पड़ेगा। तो एक ही बताइए, दूसरी बताइए उन्होंने निर्बाध। निर्बाध शैली के अंदर में क्या होता है साथियों, कि इसमें कोई बाधा नहीं होती है, बॉस आराम से बैठ जाएगा, ठीक है ना। आपको जो काम करना है करो, जितना करना है करो। डाउन टू टॉप चलता है, ये डाउन टू टॉप संचार चलता है। नीचे वाले जो कर्मचारी हैं वो बॉस के पास जाएंगे और कहेंगे सर आज मैं तो आधे घंटे पढ़ाया, सर मैंने 2 घंटे पढ़ाया, सर मैंने इतना पढ़ाया, सर मैंने नहीं पढ़ाया, मैं अपनी साली से मिलने गया था।
या सर मैं आज वैलेंटाइन डे है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के संग वैलेंटाइन डे मनाने गया था। बॉस कहेगा ठीक है यार, जो किया सो किया यार, मेरे को पकाओ मत, मुझे आराम करने दो, ठीक है ना। और चपरासी और कहेगा जाते जाते चपरासी को बोल देना एक बढ़िया सी चाय और बिस्किट लेके आएगा, चाय में चीनी तेज होनी चाहिए। इसको कहते हैं निर्बाध प्रकार की शैली। सबसे गंदी शैली होती है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर अराजकता और अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और अनुशासन, ठीक है ना, अनुशासन नहीं रहता है, तो ये निर्बाध प्रकार की शैली होती है। लोकतांत्रिक वाली जो होती है वो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि इसके अंदर नेता और अधीनस्थ दोनों मिलकर प्लान करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कैसे करना है वो डिसीजन करते हैं। इसके अंदर जो अधीनस्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनापन महसूस करते हैं, ठीक है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है, वो प्रेरित होते हैं। तो ये लोकतांत्रिक शैली जो होती है सबसे बढ़िया शैली होती है, ठीक है। चलिए अब एक फिर उसके बाद 1946 में एक मिशिगन रिसर्च हुए थे, ये रेंसिस लिकर्ट। आप याद रखना ओरियो स्टेट यूनिवर्सिटी का संबंध किससे है, तो ये कुर्ट लेविन से है, और रेंसिस लिकर्ट का जो होता है वो किससे संबंध है, वो मिशिगन रिसर्च से है। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर रेंसिस लिकर्ट से बनते हैं। और इन्होंने दो प्रकार के बताया है, एक तो उत्पादन या कार्य केंद्रित। इसके अंदर क्या होता है कि भाई इसके अंदर उत्पादन से मतलब है, ठीक है ना, कार्य से मतलब है, और कोई किसी चीज को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें कहा जाएगा कि भाई इसमें आदेश दे दिए जाएंगे कि हर टीचर को, है ना, हर टीचर को 2 घंटे पढ़ाने हैं, 2 घंटे पढ़ाने हैं, चाहे उनकी बुआ मरे, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड उनसे नाराज हो जाए, भाड़ में जाए, 2 घंटे पढ़ाने तो पढ़ाने हैं। उसको बुखार है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी क्षमता नहीं है, या उसके संग और कोई प्रॉब्लम है, उससे कोई लेना देना नहीं, 2 घंटे पढ़ाने हैं तो पढ़ाने हैं। या एक फैक्ट्री के अंदर में अगर क्या बोलते हैं 50 शर्ट बनानी है तो बनानी है, ठीक है ना, बनानी है तो बनानी है, कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं बनाओगे तो वो तुम्हें दंड देगा, ठीक है ना, वो तुम्हें कैरेट और स्टिक वाली थ्योरी तुम्हारे ऊपर लागू कर देगा, ठीक है। तो ये कैसी होती है, कठोर होती है, ये कठोर होती है, ये सुनती नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, किसी की क्षमता ही नहीं है, 40 शर्ट से एक ज्यादा आदमी नहीं बना सकता है, लेकिन इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये कठोर नियंत्रण होता है यहाँ पे। ये आपसे 50 बनवाएगी जबरदस्ती, नहीं बनाओगे तो आपको पनिशमेंट देगी। व्यक्ति की बजाय उत्पादन जरूरी है। अब यहाँ पे व्यक्ति का महत्व नहीं है, बस ये उत्पादन होना चाहिए। 2 घंटे पढ़ाना ये महत्वपूर्ण है, ये 2 घंटे पढ़ाना ये इंपॉर्टेंट है, ये 50 शर्ट इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे बेशक उसकी तबीयत ठीक हो खराब हो, जो मर्जी हो, कोई लेना देना नहीं है। आदेशात्मक व कठोर नेतृत्व, इसमें नेतृत्व जो होता है बहुत कठोर होता है, ठीक है ना, बहुत आपके ऊपर निगरानी की जाएगी। वो आपसे कहेगा अरे लंच में 15 मिनट लगते हैं, तू 20 मिनट कैसे लगा दिए तूने, लंच 15 मिनट में होता है, 20 मिनट क्यों लगा दिए, नहीं आज काम करना है तो करना है, कोई छुट्टी नहीं होगी, आपको ये काम करना है, ठीक है ना। तो इससे कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, कैमरे लगा दिए जाते हैं, आपके कार्यों को देखा जाता है, फीडबैक लिया जा सकता है आपके आपके खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज होती है। और दूसरी इन्होंने बताई कौन सी, कर्मचारी केंद्रित, कौन सी, कर्मचारी केंद्रित बताई है। तो कर्मचारी केंद्रित जो होती है लोकतांत्रिक और सहयोगी प्रकार की शैली होती है। इसके अंदर कर्मचारी और आपका मालिक दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, ठीक है, हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया है। तो ओरियो स्टेट यूनिवर्सिटी में का संबंध किससे है, उससे है आपका कुर्ट लेविन से है, और उन्होंने 3 प्रकार की शैलियां बताई है, निरंकुश, निर्बाध और लोकतांत्रिक। और मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबंध किसका है, वो रेंसिस लिकर्ट का है, और उन्होंने 2 प्रकार की बताई है, उत्पादन या कार्य केंद्रित, मतलब इसमें उत्पादन या कार्य पे ही ध्यान दिया जाता है, आदमी को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरी कर्मचारी केंद्रित, मतलब इसके अंदर कर्मचारी की भावनाओं को, उसके इच्छाओं को, उसकी क्षमता को, उसकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है, और ये कैसी है, लोकतांत्रिक प्रकार की है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब रेंसिस लिकर्ट ने 4 प्रबंधन प्रणाली बताई है। कौन सी 4, तो इसमें है आपका रेंसिस लिकर्ट की प्रबंधन प्रणाली 4 प्रकार की है। इसमें तो है आपका एक शोषण या निरंकुश, ये कैसी होगी, ये निरंकुश होगी, ये अथॉरिटिव होगी, ठीक है ना, ये उत्पादन पे ध्यान देगी, ये प्राधिकारवादी होगी, ये आपका कार्य पे फोकस होगा इसका, और ये कैसा होगा, ये आपका शोषण करेगी, ठीक है ना। आप 45 शर्ट बना सकते हो, ठीक है, और आपसे 50 शर्ट बनवाई जा रही है, जबरदस्ती बनवाई जा रही है, नहीं बनाओगे 50 तो आपको पनिशमेंट देंगे, ठीक है। और आप 50
आपको आपकी क्षमता से बाहर एक्स्ट्रा कार्य करवाया जा रहा है, तो ये किस तरह की सैलरी हो गई? ये शोषक सैलरी हो गई, जो आपका शोषण करती है दूसरी, ठीक है। अब ये क्या है, ये देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन है। प्राधिकारवादी, निरंकुश, आदेशात्मक और उत्पादन केंद्रित होती है। छड़ी के सिद्धांत पर आधारित भय और आतंक से कार्य करवाती है, डराती है आपको। आपको पता है कि अगर मैंने 50 शर्ट नहीं बनाया या मैंने 2 घंटे नहीं पढ़ाई की तो मेरी सैलरी काट ली जाएगी। संचार औपचारिक टॉप टू डाउन होता है। ये मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ, टॉप टू डाउन। ये हमेशा संचार क्या होगा, ऊपर आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और ये सबसे घटिया शैली होती है, ठीक है ना। अब परोपकार निरंकुश, अब इसमें क्या है कि निरंकुश तो होगी, लेकिन इस मतलब उतनी निरंकुश नहीं होगी जितनी ये है। ये आपकी बातों को सुनेगी, आपकी भावनाओं को सुनेगी, भावनाओं, बातों और आवश्यकताओं को सुनेगी, सुनेगी बस, ठीक है। कार्रवाई नहीं करेगी, इस पे अमल नहीं करेगी, इसमें कोई अमल नहीं करेगी, ठीक है। अब ये क्या है कि ये गाजर और छड़ी दोनों आपका दोनों विधि को अपनाता है। उसके अंदर तो छड़ी छड़ी थी, इसके अंदर गाजर एक्स्ट्रा दे दी कि भाई अच्छा काम कर लोगे तो गाजर दे देंगे आपको। आपकी बातें सुनेगी, आपके विचार को समझेगी, भावनाओं को समझेगी, सुनेगी, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद आती है परामर्शवादी प्रणाली। ये अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं, उनकी सलाह मशविरा करते हैं, और निर्णय सत्ता शीर्ष पर ही केंद्रित रखते हैं। मतलब ये आपकी बात, आप पे विश्वास भी करेंगे, आपसे सलाह मशवरा भी करेंगे, आप, और निर्णय सत्ता, लेकिन निर्णय जो होगा वो सत्ता यहाँ पे होगा, केंद्र पे होगा, ठीक है ना। आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट भी कर दें। तो ये परामर्शवादी प्रणाली है, ये परामर्श लेती है आपसे, ये परामर्श लेगी आपसे, क्या लेगी आपसे? परामर्श लेगी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है। संचार आरोही और अवरोही दोनों होता है, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ भी होगा और ऊपर से नीचे की तरफ भी होगा। तो ये इसमें संचार परामर्शवादी में होती है। और सहभागी समूह, ये जो है ये लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक वो है आपका शैली है ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें डाउन टू टॉप, टॉप टू डाउन दोनों तरह का संचार, पहली बात तो ये होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि समूह जो निर्णय प्रक्रिया है, जो उद्देश्य निर्माण वाली प्रक्रिया है, या कोई मीटिंग, उसके लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। तो अधीनस्थ भी और नेता भी ये दोनों मिलकर बात करेंगे, ठीक है। अधीनस्थों पे पूरा विश्वास करते हैं। इसमें नेता जो होगा अधीनस्थों पे विश्वास करेगा, ठीक है मेरे अधीनस्थ अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ उनका अनुभव है। नेता अधीनस्थ संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहता है, लेकिन इस वाले में और इससे पीछे वाले में नहीं होता है। तो ये चीजें हैं आपका। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बोलते हैं, लिकर्ट की जो प्रबंधन वो है, प्रणाली है, उसके अंदर डाउन टू डाउन और डाउन टू टॉप है ना, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप संचार किसमें होता है? तो इसमें इसमें परामर्शवादी प्रणाली और आपका सहभागी समूह में क्या होता है, दो तरफा वो होता है आपका संचार होता है। और ये किससे मिलती जुलती है? ये मैरी पॉर्कर फॉलेट की सर्कुलर रिस्पॉन्स वाला जो है ना, उससे मिलती है, ठीक है ना। वृत्ताकार प्रतिक्रिया। अब प्रबंधकीय ढांचा सिद्धांत, ठीक है। इसके प्रतिपादक ब्लैक एंड जैन माउंटन। कौन है इसके प्रबंधक हैं? प्रतिपादक रॉबर्ट ब्लैक एंड जैन माउंटन। इन्होंने नेतृत्व की 5 श्रेणियां बताई हैं। उत्पादन से संबंधित, ठीक है भैया। और इसमें इसका वर्गीकरण के आधार 2 हैं, एक तो उत्पादन से संबंधित और लोगों से संबंधित। जो उत्पादन से संबंधित होगी वो किस तरह की होगी? वो निरंकुश वाली होगी दोस्तों। और जो इससे संबंधित, लोगों से संबंधित, ये कैसी होगी? डेमोक्रेटिक होगी। ये आया मिशिगन रिसर्च के उत्पादन केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व के तुल्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको अभी बता दिया था। तो कैसे 5 श्रेणियां कौन सी? एक तो कमजोर है, इसमें क्या होता है ना, उत्पादन और उत्पादन और लोग दोनों के प्रति रुचि नहीं होगी इसके अंदर। बॉस होगा, कहेगा जाओ यार जो करना है करो, उत्पादन करो, जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ काम करो। तो क्या होगा, ये उत्पादन और लोगों दोनों के प्रति कम रुचि होगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? कमजोर हो गया। जाहिर सी बात है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, उसका कर्मचारी के संग तालमेल भी नहीं है, कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते हैं, और उत्पादन भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हो गया? कमजोर हो गया। फिर कंट्री क्लब आ गया।
इसमें उत्पादन के प्रति कम और लोगों के प्रति ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होगा ना, ये खाओ पियो मौज मनाओ, खाओ पियो मौज मनाओ वाली सिचुएशन होती है। इसमें प्रिंसिपल कहेगा अरे जाओ यार पढ़ाओ, अपना मौज करो यार, जैसे मर्जी करे वैसे पढ़ाओ। तो ये हो गई कंट्री क्लब हो गई, ठीक है ना। उत्पादन से मतलब नहीं है। एक फैक्ट्री का जो मालिक है वो कहेगा जाओ यार करो यार, जो जी में आए करो, कम ज्यादा जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसमें उत्पादन पे जोर नहीं दिया जा रहा है, ये कंट्री क्लब हो गया। कार्य नेतृत्व, उत्पादन के प्रति ज्यादा और लोगों के प्रति कम रुचि। इसके अंदर क्या होता है कि उत्पादन पे वो, उसको लोगों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो मेंटली वो कैसे है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ये कार्य पे ध्यान देगा, उत्पादन पे ध्यान देगा। वो कहेगा कि 8 घंटे ड्यूटी करनी है तो करनी है, 50 शर्ट बनाने हैं तो बनाने हैं, 2 घंटे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कोई वो नहीं है, इफ बट नहीं है। ये मध्यम मार्गी है जो, ये उत्पादन व लोगों के प्रति औसत रुचि, इसके संगठन मानव प्रबंध कहते हैं। इसमें क्या होगा कि बैलेंस करके चलेगा, वो उत्पादन पे भी ध्यान देगा और आपका अधीनस्थों के संग संबंध भी रखेगा, संबंध भी रखेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। ये बीच में, बीच का हो गया ना भाई, इस उत्पादन पे भी ध्यान दो, अधीनस्थों पे भी ध्यान दो, तो ये क्या हो गया, ये मध्यम मार्गी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मध्यम मार्गी हो गया। ये है समूह प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट, उत्पादन व लोगों के प्रति गहरी रुचि इस नेतृत्व का आदर्श व श्रेष्ठ प्रकार है। ये उत्पादन पे भी खूब ध्यान देगा और लोगों के प्रति भी गहरी रुचि रखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सहभागी निकट के सहभागी समूह के तुल्य है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन के साथ साथ लोगों के साथ भी उनके विचारों को, क्षमता को, उसको भी ये बहुत ज्यादा इसमें समझा जाता है। तो ये इस तरह के आपका 5 मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी है, ठीक है ना। ये एक्चुअली ऐसे बनता है, बनाऊं, बना देता हूं, चलो एक बार और समझा देता हूं, ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे इतना ज्यादा ग्राफ का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ये बन गया, तो इसमें जो होगा उत्पादन, यहां पे आ जाएगा कार्य। बना के देखते हैं एक बार ग्रिड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। अब कमजोर होगा, कमजोर जो होगा, जो उत्पादन पे भी ध्यान नहीं देगा और कर्मचारियों पे भी नहीं। ये उत्पादन हो गया, ये कर्मचारी हो गए, कर्मचारी, ठीक है। तो मतलब उत्पादन ये कम कर रहा है, तो उत्पादन एक यहाँ पे आ गया और कर्मचारियों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये बन गया ये लो जी, ठीक है ना। ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा। अब कह रहे हैं कंट्री क्लब, उत्पादन के प्रति कम और लोगों के प्रति ज्यादा। तो उत्पादन कम यहाँ पे आएगा, एक पे कम उत्पादन तो यहीं पे होगा, लेकिन लोगों के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ये हो गया भैया तुम्हारा, ये इसको कहेंगे कंट्री क्लब। क्लब ग्रिड बन रहा है ना, देखो एक ये ग्रिड बन रहा है ग्राफ की तरह। अब ये कार्य नेतृत्व, ये उत्पादन के प्रति ज्यादा, लोगों के प्रति कम। अब लोगों के प्रति कम ध्यान देगा तो ये यहां से स्टार्ट होगा, और उत्पादन के प्रति ज्यादा तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है। या यहां चला जाएगा, तो ऐसे जाएगा, मतलब इसमें उत्पादन ज्यादा होगा और ये कर्मचारी पे ध्यान कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इसमें कंट्री क्लब में ये 8 9 10 के आसपास रहेगा, ऐसे बनेगा। अब ये मध्यम मार्गी है, ये उत्पादन और इनके प्रति औसत ध्यान देगा, तो मतलब ये उत्पादन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देगा और ये इधर दे देगा, तो ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ इसका। क्या हो गया, ये मध्य मार्ग, मध्य मार्गी, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, ये कार्य नेतृत्व, कार्य नेतृत्व। अब क्या है, समूह प्रबंधन। इसमें क्या होगा, समूहों से भी चर्चा की जाएगी, इससे भी बात की जाएगी, और इसका ग्राफ इधर कहीं जाके बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसे कहेंगे समूह प्रबंधन।
तो सबसे बढ़िया कौन सा है? ये समूह प्रबंधन वाला है। तो इस तरह से इसके अंदर ये ग्रिड बनता है। ठीक है साथियों, बहुत मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, इससे बढ़िया मनोज बेनीवाल समझा सकते हैं। ये नोट्स उनके ही हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नोट्स उनके ही हैं, मुझे उनसे उससे ज़्यादा मतलब जितना कुछ इस नोट्स के अंदर बता रखा है इतना कुछ कहीं नहीं मिला, तो मैंने इस नोट्स को ले लिया। तो मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ मनोज बेनीवाल जी का कि मैं उनके नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। स्थितिगत सिद्धांत, द सिचुएशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भैया किस पर निर्भर करती है? परिस्थितियों। परिस्थितियों की बात किसने की थी? चलो पहले ये बताओ, किसने की थी? चेस्टर मिनार ने की थी, है ना? वो कहता है ना कि क्या बोलते हैं, आपके 3 लोग होने चाहिए, नेता, अनुयायी और परिस्थितियां। अगर ये तीनों हैं तो फिर तभी नेतृत्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये याद रखना। वही एक सफल नेता का व्यवहार सदा एक सा नहीं रहता, परिस्थितियों के अनुसार उसका व्यवहार बदलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल है, यह विचारधारा नेतृत्व की सफलता या मूल्यांकन नेता, अनुयायी, परिस्थिति, परिवेशी जैसी तमाम चरों के तहत रहती है। इसमें नेतृत्व बहुआयामी होता है। नेतृत्व की स्थिति की विचार, अब देखो क्या है ना कि देखो, अब जैसे बीजेपी थी, बीजेपी क्या कर रही थी चुनाव से पहले, है ना? 2014 से पहले जब भी यूपीए की सरकार एफडीआई वगैरह लेके आती थी या जीएसटी लागू करने का वो करती थी, तो ये विरोध करती थी। क्या करती थी? विरोध करती थी। और अब क्या कर रही है? अब उसका समर्थन करती है। उसके समर्थन में उसके मंत्री उतर जाते हैं, डिबेट करते हैं, और इन्होंने इसको लागू भी कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी थी। ठीक है ना? विपक्ष में थी तो विरोध करती थी, अब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में है तो उसका समर्थन करती है। तो क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। तो ये चीज ही परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अब नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत, फ्रेड ई फिडलर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जेआरएफ में। ठीक है ना? फिडलर की आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया? फिडलर ने दिया। पथ लक्ष्य सिद्धांत किसने दिया? ये दिया मार्टिन इवांस और रॉबर्ट हाउस ने। ये इसमें आया हुआ है, ये पीजीटी में आया हुआ है और ये नेट में आया हुआ है। जीवन चक्र सिद्धांत ये नहीं आया है अभी तक, ये भी नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ये आप लोगों को दिख जाए। जीवन चक्र सिद्धांत क्या है? तो आप याद रखना, पॉल हसी और केनेथ ब्लैककॉर्ड ने दिया है। तो इसको भी हम अब समझेंगे। आकस्मिक सिद्धांत, ये देखिए डॉक्टर बेनीवाल जी का नाम भी आ गया प्रतिपादक फिडलर है, बेनीवाल नहीं है, तो गलती से रह गया होगा। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, कलाम एकेडमी है इनका, वहाँ पढ़ाते हैं। तो ये आकस्मिकता सिद्धांत, मेरा चैनल जरूर वो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैंने आपको बता दिया कि बढ़िया पढ़ाते हैं तो आप वहाँ चले जाओ। अरे हमें भी क्या बोलते हैं, हमने भी एक स्टार्ट किया है, तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। और मेरा उद्देश्य क्या है? जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है ना, जो पैसे के अभाव में नेट जेआरएफ की तैयारी नहीं कर पाते, पीजीटी की तैयारी नहीं कर पाते, है ना, तो ऐसे बच्चों की हेल्प करना, ऐसे बच्चों की हेल्प करना, तो वो होगा। आने वाले 2024 के अंदर मेरा जो प्लान है, 2024 के अंदर मेरा खुद का अपना ऐप स्टार्ट हो जाएगा। और इतनी कम फी होगी, इतनी कम फी होगी ना कि उसमें जो गरीब से गरीब निर्धन बच्चा होगा ना, वो भी एजुकेशन लेगा, वो भी लेगा। अभी तो मैं पॉलिटिकल साइंस बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में उसके अंदर क्या बोलते हैं, आपका ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तमाम तरह के सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना? एक महान उद्देश्य के साथ में मैंने ये काम स्टार्ट किया है। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने 50,000 की नौकरी छोड़ दी, और तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई आदमी 50,000 की नौकरी छोड़ के पीएचडी कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसकी सोच क्या है और उसके लक्ष्य क्या है। क्लास बहुत लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। अगर आप लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप इसको 2 पार्ट में देख लेना। ठीक है ना? फिडलर के अनुसार नेतृत्व की सफलता नेता की कार्यप्रणाली और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के बीच सही तालमेल पर निर्भर करती है। भाई कार्य प्रणाली जो कार्य करता है वो क्या है और परिस्थितियां कैसी हैं, तो इसके बीच में तालमेल।
होना चाहिए। अब क्या है कि जब मोदी जी विपक्ष में थे तो वो क्या करते थे, एफडीआई वगैरह और इसका जीएसटी का, नोटबंदी का वो क्या करते थे, विरोध करते थे। अब लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसमें आ गए तो इनको इसका समर्थन करते हैं। तो क्या होता है कि बीच में तालमेल पर निर्भर करती है। प्रभावी नेता वही है जो बदलती परिस्थितियों को पहचान ले, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि नेता, असली असली नेता वही है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। अब मोदी जी थे, उन्होंने देखा कि भाई सोशल मीडिया आजकल बड़ा एक्टिव हो गया है और सोशल मीडिया का दौर चल गया है। तो उन्होंने 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से प्रयोग किया। तो मतलब उन्होंने अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को, अपने व्यवहार को, हर चीज को बदला, ठीक है ना। इस प्रकार सफल नेतृत्व व्यक्तित्व और प्रस्तुत परिस्थिति का संयोग है, ठीक है ना। कई बार आप देखते हैं ये नेता क्या करते हैं, बाबाओं का विरोध करते हैं, ठीक है ना, साधु संतों का विरोध करते हैं, खासतौर पे बीजेपी, और फिर क्या बोलते हैं, कई मौकों पे वो उनका समर्थन भी करते हैं, ठीक है ना, उनका समर्थन भी करते हैं, उनके पास जाते हैं और माथा टेकते हैं। क्यों? परिस्थितियां जो होती हैं वो उसके उसके अनुसार करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों में पर्टिकुलर किसी बाबा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, तो बड़े नेता जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं और अपना माथा वहाँ पे टेकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थितियाँ ही वो स्थिति हैं इस हिसाब से, ठीक है ना। इस प्रकार क्या है, सफल नेतृत्व क्या होता है, व्यक्तित्व व प्रस्तुत परिस्थिति के संयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं, आकस्मिकता सिद्धांत क्या है कि वो परिस्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देगा कि आदमी नेता कैसे, घटना ऐसी घट जाती है कि वो क्या हो जाता है, वो नेता बन जाता है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल है, अरविंद अगर ना अन्ना हजारे वहां पे बैठता, ठीक है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ ना अन्ना हजारे वहां पे बैठता, न लोकपाल की मांग करता, और न ही ऐसी सिचुएशन होती, और फिर ना ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आते अस्तित्व में, ठीक है ना। तो क्या है, ये आकस्मिकता सिद्धांत है, सिचुएशन, स्थिति ऐसी बन जाती है और वो क्या बोलते हैं, फायदा उठाते हैं और एक नेतृत्व तैयार हो जाता है। फिडलर ने आकस्मिकता सिद्धांत में के दो प्रकार के नेता माने हैं, संबंधों उन्मुख और कार्योन्मुख। संबंधोन्मुख मतलब जो अधीनस्थों को, जो अपने नीचे वाले कर्मचारियों के संग सहभागिता करेगा और सहभागी बनाएगा और उनके संग संबंध बनाएगा, तो वो संबंध उन्मुख हो गया। और कार्य उन्मुख जो होगा, संबंधों की बजाय सिर्फ कार्य पे जरूरी देगा, ये निरंकुश टाइप का हो गया, ये डेमोक्रेटिक हो गया, है ना, डेमोक्रेटिक हो गया और ये निरंकुश हो गया, ठीक है। फिडलर एलपीसी पैमाना, फिडलर ने कोई नेता कितना संबंधोन्मुख है, कितना कार्योन्मुख है, मापने के लिए एलपीसी स्केल बनाया है। अब ये भाई स्केल बना देते हैं इस तरह करके ना, स्केल बना देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, एक तरफ तो होगा कार्योन्मुख, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। तो ये हो गया आपका, इधर 5 वो होंगे पॉइंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कार्य उन्मुख होगा इधर, इधर क्या होगा आपका, संबंध उन्मुख, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोलते हैं, ये मिडल में होगा, ठीक है ना, मिडल में होगा एलपीसी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लीडर प्रेफर्ड को वर्कर, ठीक है। तो ये इस तरह का बनता है। तो इसके अंदर अब क्या है कि अगर वो कार्य उन्मुख होगा तो इस तरफ ज्यादा होगा, ठीक है ना, इस तरफ ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे ये 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5, ये अब स्केल कैसे बनेगा, अब देखो इसमें अगर वो कार्य उन्मुख होगा तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये कार्य उन्मुख हो गया, ये कार्य उन्मुख हो गया,
अगर ये संबंध उन्मुख है तो ये हो इस तरह से बनेगा, नहीं ये इस तरह से बनेगा, सॉरी इस तरह से बनेगा। अगर ये बैलेंस है तो ये हो सकता है इस तरह से बने, 4 और 4 ऐसे बन जाए। तो इस तरह का इन्होंने पैमाना बनाया। आप ये एलपीसी याद रखना, लीडर प्रेफर्ड को वर्कर, ठीक है। ये किसने बनाया, ये बनाया है, ये गलत लिखा गया है शायद, हाँ लीडर प्रेफर्ड को वर्कर ये किसने बनाया है, ये बनाया है फिडलर ने, ठीक है। अब कुट्ज और ओडोनेल जो है, कुंज कुट्ज लिखा होता है, कई जगह कुंज लिखा होता है, तो ये याद रखना। कुंज और ओडोनेल जो है ना, आकस्मिक सिद्धांत को अवसर प्रदान करने वाला, कि अवसर ये आपको एक मौका देगा, आकस्मिकता सिद्धांत आपको अवसर देगा, आप इसका फायदा उठाएंगे तो नेता बन जाएंगे, आपने नहीं उठाया तो आप नेता नहीं बनेंगे, ठीक है ना। केजरीवाल ने उठाया, वो नेता बन गया, तो ये क्या होता है, ये आपको एक अवसर प्रदान करता है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथियों। अब पथ्य लक्ष्य सिद्धांत की बात करते हैं, ये भी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पथ्य लक्ष्य सिद्धांत प्रतिपादन किसने, मार्टी इवांस व रॉबर्ट हाउस ने किया है। यह सिद्धांत ओरियो यूनिवर्सिटी के अध्ययन व अभिप्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत से प्रेरित है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार नेता की सफलता इस बात पर निर्भर है कि लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए अधीनस्थों को प्रेरणा, क्षमता, उत्साह तथा संतुष्टि को कितना प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब ये सिद्धांत कहता है कि भाई ये लक्ष्य के लिए, इसके अंदर गोल जो है ना वो सेंटर में है, और इसके लिए अधीनस्थों को वो प्रेरणा देगा, उनकी उनकी क्षमता का ध्यान रखेगा, उत्साह बढ़ाएगा, और उनको संतुष्टि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि लक्ष्य प्राप्ति किस पे डिपेंड करेगी, अधीनस्थों को कुछ प्रेरित कितना किया जा रहा है, उनका प्रेरणा स्तर क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनका उत्साह कैसा है, उनकी संतुष्टि कैसी है। तो इसके लिए क्या करता है कि आपका नेता उनको प्रभावित करता है। इस सिद्धांत में मुख्य बल लक्ष्यों की प्राप्ति पे दिया जाता है, भाई लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। संबंध में नेता द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा है, इसमें क्या होगा कि नेता प्रेरणा देता है और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा। अधीनस्थ नेता द्वारा निर्धारित लक्ष्य, योजनाओं, नीतियों और उसकी सीमा तक स्वीकार की जाती है, जिस सीमा तक नेता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। तो अधीनस्थ नेता द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और योजनाओं को इस सीमा तक स्वीकार करते हैं जिस सीमा तक नेता उसकी आवश्यकताओं को, अब ये जो अधीनस्थ होते हैं ना, वो उसी सीमा तक उस बात मानेंगे नेता की जिस सीमा तक वो नेता अधीनस्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ठीक है ना। अगर पूर्ति नहीं करेगा तो बाय बाय टाटा। अब आ गया जीवन चक्र, लाइफ साइकिल थ्योरी है ये जीवन चक्र सिद्धांत, इसके प्रतिभा पाल हसी और फेथन ब्लैंकॉर्ड ये हैं, ठीक है ना। ये तो ये नाम याद रखना, ये 4 है ना, तो ये चारों में मिलान करने में आ सकता है। और ये यूनिवर्सिटी से प्रभावित है, इसमें नेता की गुण तथा परिस्थिति के स्थान पर अधीनस्थों की महत्ता पर बल देता है, ठीक है ना। तो किस पे देता है, अधीनस्थों की महत्व मानता है ये। नेतृत्व की सफलता अनुयायियों की तत्परता, अनुयायी तत्पर हैं कि नहीं है, वो कितने परिपक्व हैं, ठीक है, इससे निर्धारित होती है। परिपक्वता का तात्पर्य अधीनस्थों के कार्य करने की इच्छा, उत्तरदायित्व ग्रहण करने की तत्परता तथा संगठन में प्राप्त अनुभव से है, ठीक है ना। तो हसी बुलंदकार ने नेतृत्व के 4 प्रकार के नेतृत्व बताए हैं। कथनी शैली, ठीक है, कथनी शैली इसके अंदर बोला जाता है, किया जाता है। और फिर विक्रय शैली हो गई, ठीक है। यहाँ पे होता है इनका जो लेवल होता है ना, जो अधीनस्थ होते हैं उनका जो लेवल होता है बहुत नीचे होता है, ठीक है ना। इनके अंदर परिपक्वता का स्तर बहुत कम होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है कि एक सेलिंग स्टाइल जो होता है, सेलिंग स्टाइल में क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की सिर्फ तारीफ 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 बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, करेगा वरेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की स्टाइल्स हैं दोनों, ठीक है। और ये दूसरी कौन सी, सहभागी और प्रत्यायोजन शैली, ये जो है ये आपकी इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर इनका जो स्तर होता है ना, परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर परिपक्व नहीं होते हैं, इसके अंदर ये सहभागी शैली और प्रत्यायोजी शैली के अंदर में ये क्या करते हैं, ये अपने बॉस से बात करते हैं, इनके पास अनुभव होता है, ये परिपक्व होते हैं, इनके अंदर कार्य करने की इच्छा होती है, ये पहल करते हैं और उत्तरदायित्व लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं, ठीक है। इनकी कार्य करने की इच्छा होती है, और क्या करते हैं, ये पहल करते हैं, अपने बोझ से 2 तरफा संचार करेंगे ये, ठीक है ना। तो ये सब अनुभव होगा इनको,
अनुभवी होंगे ये सारे, तो ये चीजें इसके अंदर होती है। ये क्या है, ये उच्च स्तर होता है इसमें परिपक्वता का। त्रिआयामी, ये किसने दिया है, ये विलियम रेडिन ने दिया है। रेडिन के अनुसार नेतृत्व की सफलता 3 आधार हैं: संबंध निर्देशन, कार्य निर्देशन और प्रभाविता। एक तो आप क्या है कि आप कर्मचारी के संग संबंध कैसा बना रहे हैं, ठीक है, तो उस डिपेंड करेगा आपके नेतृत्व की सफलता। तब आपके अपने अधीनस्थों के साथ संबंध कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके संबंध अच्छे हैं अपने अधीनस्थों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, तो आपका नेतृत्व सफल होगा, आपके अधीनस्थ आपकी बात मानेंगे, ठीक है। दूसरा है कार्य निर्देशन, कि आप कार्य पे कितना फोकस करते हैं, ठीक है, आप कार्य करवा पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उत्पादन करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते, इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपने अपना कार्य करवा लिया तो आपका नेतृत्व सफल माना जाएगा, नहीं करवा पाए तो असफल। और प्रभाव, आपका प्रभाव कितना है, ठीक है ना, वो भी डिपेंड करता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपके नेतृत्व की सफलता के लिए। आई थिंक ये आखिरी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आखिरी है। तो मैंने आप लोगों को आज नेतृत्व जो है आपको सिंगल लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश की है। नेतृत्व, ठीक है ना, लीडरशिप शिप। और आई थिंक कि ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। और आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और बहुत जल्दी मेरा अपना जो कोर्स है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, ठीक है, CPA आने वाला है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, तो लाइव क्लास का ज़रा ऑप्शन मेरे को दीजिए, आप लोगों से ही हो पाएगा ये। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।